बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले 2 प्रोग्राम कर चुका हूँ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 के बारे में। आज मैं आपको पूरे प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा कि पूरा प्रोसीजर आपको क्या अवेलेबल है, ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट को कौन सा कानून डील करता है, क्या स्टेप्स हैं, उसकी क्या सजाएं हैं, उन सजाओं के अगेंस्ट अपील कहाँ पे है और उस अपील के अगेंस्ट कहाँ पे मामला। जब ये एक्ट आया 2010 में तो हर अदारे को पाबंद कर दिया गया कि वो अपने अदारे में एक इंक्वायरी कमेटी फार्मूलेट करेंगे और उस कमेटी की फॉर्मेशन के बारे में भी इस एक्ट में बता दिया गया कि वो कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से एक मेंबर का फीमेल होना, औरत होना लाजमी होगा। एक मेंबर जो है वो सीनियर मैनेजमेंट में से होगा उस अदारे की। एक मेंबर जो है आपकी यूनियन का एक सीनियर मुलाजिम होगा या अगर कोई यूनियन नहीं है, सीबीए नहीं है, तो फिर एक सीनियर मुलाजिम जो है वो उस इंक्वायरी कमेटी का मेंबर होगा। और इस इंक्वायरी नहीं है तो फिर एक सीनियर मुलाजिम जो है वो उस इंक्वायरी कमेटी का मेंबर होगा और इस इंक्वायरी कमेटी को फार्मूलेट करेगी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि उसी अदारे की होगी। और अगर उन 3 मेंबरान में से ही किसी एक मेंबर के खिलाफ आपकी कंप्लेंट हो तो फिर उन 3 मेंबरान में से एक या एक से ज्यादा जिनके बारे में भी आपकी कंप्लेंट होगी उनको रिमूव किया जाएगा और नया मेंबर लाया जाएगा। वो जो नया मेंबर लाया जाएगा वो आपके अदारे में से भी हो सकता है और अदारे से बाहर भी हो सकता है। और अगर ये सूरत हाल है उस अदारे की कि 3 मेंबर्स पूरे ही नहीं हो रहे तो फिर कोई मेंबर आप बाहर से भी इंडक्ट कर सकते हैं। बाहर से मुराद किसी भी मजाज अथॉरिटी जिसको भी आपको रिकमेंड करें। अगर मजाज अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी अदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर इस एक्ट के बनने के बाद वो पाबंद है कि वो मजाज अथॉरिटी वहां पे हो। अब ये तो फार्मूलेशन हो गई आपकी इंक्वायरी कमेटी की कि ये इंक्वायरी कमेटी फार्मूलेट होगी, 3 मेंबरान में शामिल होगी, एक मेंबर औरत होगी, एक मेंबर जो है वो सीनियर मैनेजमेंट में से होगा और एक मेंबर जो है वो मुलाजमीन में से कोई सीनियर मुलाजिम या सीबीए का कोई सीनियर बंदा होगा। सीबीए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो भी आपका सिलसिलाकार होता है। अब एक बीबी अगर शिकायत अपनी उस इंक्वायरी कमेटी के सामने रखती है तो वो इंक्वायरी कमेटी शिकायत मसूल होने के 3 दिन के अंदर अंदर इल्जाम अलैह जिस पे वो बीबी इल्जाम लगा रही है वो उसको बुलाएगा, उसको चार्जशीट के बारे में बताएगा, उसको इल्जामात के बारे में बताएगा, वो सारी तफसील उसको भिजवाएगा और इल्जाम अलैह उसको वसूल करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब जो है वो मुकम्मल तौर पर वो इंक्वायरी कमेटी के सामने जमा करवाएगा। अगर इंक्वायरी कमेटी के सामने वो 7 दिन के अंदर अंदर ना पेश हो
और ना ही अपना जवाब दाखिल कराए। शर्त यह है कि उसके नॉलेज में आ जाए, उसको उसकी तामील हो जाए, तो फिर इंक्वायरी कमेटी को यह एक्ट इख्तियार देता है कि उसके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाए। जब यकतरफा कार्रवाई अमल में आएगी तो जो शिकायत कुनिंदा है उसकी वो शिकायत सुनी जाएगी, उसके सबूत देखे जाएंगे और यकतरफा तौर पर उसको असेस किया जाएगा कि इसकी शिकायत और इस शिकायत को साबित करने के लिए पेश करदा जो सबूत है उससे क्या इल्जाम साबित होता है या नहीं। अगर इल्जाम साबित होता है तो फिर उसको सजा होगी। अगर वो जवाब दाखिल करवा देता है इल्जाम लाए तो पूरा फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, उसमें शहादतें रिकॉर्ड होंगी, इल्जाम लाए को उन शहादतों पे जिरा करने का मुकम्मल हक होगा और वो अपना दिफा भी ना सिर्फ दिफा करेगा बल्कि अपने दिफा में अपनी शहादतें भी पेश करने का मजाज है, उसको इख्तियार है। और इसमें एक बड़ी ही अहम चीज है कि इसमें कोई चीज पब्लिक नहीं होगी। जैसे अदालतों में आमतौर पर मुकदमात चलते हैं तो वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एनीबॉडी कैन अप्लाई और उनकी नकूलात हासिल कर सकता है। अदालतों में जो आमतौर पर अमूमी तौर पर जो मामला चलते हैं वो तमाम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी अप्लाई करके उसकी नकल हासिल करता है, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इसकी तमाम कार्रवाई को, तमाम शहादतों को खुफिया रखा जाएगा, वो पब्लिक नहीं होगा। खुफिया से मुराद ये नहीं कि वो किसी को भी नहीं बताया जाएगा, नहीं, जो उसके साथ डायरेक्ट कंसर्न है वो उसको ले सकेंगे, लेकिन वो पब्लिकली कोई बंदा हासिल नहीं कर सकेगा। अब इसमें यह भी सवाल आता है कि आप असालतन पेश होंगे, वकालतन पेश होंगे या किसी के जरिए पेश होंगे, तो इस एक्ट में यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि आपको उसी अदारे का सीनियर अफसर, शिकायत कुनिंदा को भी और इल्जाम लाए को भी, दोनों को उसी अदारे का कोई अफसर जो है वो असिस्ट करने के लिए आपको दिया जा सकता है अगर आप मांगे। ये नहीं कि एक अफसर दोनों को दे दिया जाएगा, अलग-अलग दोनों को दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका अपना इख्तियार भी है, आपको ये भी इख्तियार दिया गया है कि सीबीए का कोई एजेंट जो है वो आप करना चाहें, सीबीए का कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है उसको करना चाहें, अपनी किसी साथी कुलीग मेल या फीमेल उसको करना चाहें, या आप समझते हैं कि मेरे इन मामलात को बेहतर तरीके से आपका कोई दोस्त भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो भी आपके बिहाफ पे पेश हो सकता है। उस इंक्वायरी कमेटी में इस एक्ट में लिखा हुआ। अब इसमें कमेटी के ऊपर एक और जो है वो भार भी है, एक और जिम्मेदारी भी है कि वो इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि फिजा साजगार है, कोई ना किसी को प्रेशराइज कर रहा है, ना कोई किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ना वो किसी को धमका रहा है, हर काम फ्री एंड फेयर हो रहा है और आजाद फिजा में हो रहा है। ये भी उस इंक्वायरी कमेटी का जॉब है, उसकी जिम्मेदारी है। अब शहादतें भी रिकॉर्ड हो गई, बहस भी हो गई, सारा कुछ वो सिस्टेंस हो गई इंक्वायरी कमेटी के सामने। तो इंक्वायरी कमेटी ये नहीं है कि मुस्तगीस को, शिकायत कुनिंदा को देखा, सुना, उसकी शहादतों को परखा, इल्जाम लाए को सुना, देखा, उसकी शहादतों को परखा, उसके दफा को परखा, उसके सबूतों को परखा और एक लाइन में कह दिया कि मुस्तगीसा या शिकायत कुनिंदा झूठी है या शिकायत कुनिंदा सच्ची है, या इल्जाम लाए के खिलाफ इल्जाम साबित हो गया है या इल्जाम लाए के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है इस एक्ट के तहत जो ये इंक्वायरी कमेटी कर सके। इंक्वायरी कमेटी को हदायत दी गई है कि आपने एक तफसीली फैसला देना,
शहादतों को, बहस को, सबूतों को आपने वेल डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद उसकी रोशनी में अपना फैसला देना है, और वो फैसला तफसीली होना चाहिए। इसलिए इसमें इसको मिनिमाइज किया गया है कि कोई किसी को अप्रोच ना कर सके। 3 मेंबरान बैठेंगे, तीनों सुनेंगे। एक एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, एक आपकी तरफ से होगा, एक बीबी होगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उसने फैसला यही नहीं देना कि ये सच्चा है और ये झूठा है। उसने फैसला देने के बाद उसकी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर सजा भी तजवीज करे, देना सजा भी तजवीज करे कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा तजवीज करने के बाद अपना फैसला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज देगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उन रिकमेंडेशंस के बारे में अपनी राय देगी, और उन रिकमेंडेशंस की रोशनी में सजाओं को बढ़ा भी सकती है, सजाओं को कम भी कर सकती है, सजाओं को मॉडिफाई भी कर सकती है। अब सजाएं हैं 2 किस्म की, एक है माइनर पेनल्टीज, एक है मेजर पेनल्टीज। अब माइनर पेनल्टीज में क्या क्या है? माइनर पेनल्टी में पहली है तनबीह। अब ये तनबीह ये नहीं है कि इल्जाम लय के ऊपर इल्जाम किसी हद तक साबित हो गया है, वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है ना वो नहीं पाई गई, लेकिन वो साबित हो गया कि इसने कुछ ना कुछ किया है, तो उसको तनबीह दी जाएगी कि खबरदार आइंदा ना करना, और छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं। तनबीह देना, संश्योर करना, वो इस मायने में है कि उसको इन राइटिंग तनबीह दी जाएगी, और वो तनबीह उसके रिकॉर्ड का, उसके एसीआर का, उसके सर्विस रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा कि इन फ्यूचर अगर इसने कुछ किया तो इसको भी कंसिडर रखा जाएगा प्रीवियस कंडक्ट के जुम्मे। वो एक तलवार लटका दी जाएगी कि भाई नेक्स्ट टाइम डेटरेंस है कि अगर तुमने किया तो ये तुम्हारे खिलाफ जाएगा, तो समझा जाएगा कि हाँ तुम ऐसे ही हो और तुमने ऐसा किया होगा। पिछली दफा अदम सबूत की वजह से तुम फायदा उठा गए और तुम्हें मेजर पेनल्टी नहीं मिली। एक तो ये तनबीह है, संश्योर। दूसरी, एक मखसूस मुद्दत के लिए उस पे एक टिक टिक लगा दी जाएगी कि अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की एक मखसूस मुद्दत के लिए, वो 3 माह भी हो सकती, 6 माह भी हो सकती, 1 साल भी हो सकती है, कि तुम अपनी कारकर्दगी को बेहतर करो, किस लेवल तक, वो लेवल भी वो करेंगे कि इस लेवल तक तुम्हारी कारकर्दगी आनी चाहिए और इस मुद्दत में आनी चाहिए। अगर उस मुद्दत में वो कारकर्दगी नहीं अचीव कर सकेगा तो वो मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। जब तक वो अपनी कारकर्दगी जो है ना सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं लेके जाएगा, तब तक उसको फ्री हैंड नहीं मिलेगा, उसको उसकी जान नहीं छूटेगी, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। Stoppage for a specific period at an efficiency bar in the time scale otherwise than for unfitness to cross such bar। जब तक वो लेवल, वो जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया होगा, वो नहीं क्रॉस करेगा, तब तक उसकी जान नहीं छूटेगी। फौजदारी में एक लफ्ज बोला जाता है, प्रोबेशन पे भिजवा दे, कि इसकी 1 साल के लिए ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, ये जुर्म दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर 1 साल तक उसने वो जुर्म दोबारा नहीं दोहराया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको फ्री कर दिया जाएगा। वो हाजिरियां लगती रहती हैं, ये मामला इसमें।
तीसरी जो माइनर पेनल्टी है, विद होल्डिंग प्रमोशन और इंक्रीमेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, रोक लेना। 6 माह के लिए आपकी तरक्की रोक दी गई। अब एक बंदा है, वो असिस्टेंट मैनेजर है, उसने मैनेजर बनना था 2 माह बाद, उसका राइप अप हुआ था केस, उसके खिलाफ ये कंप्लेंट आ गई। कंप्लेंट में उसको माइनर पेनल्टी जो है ना इम्पोज हो गई। वो माइनर पेनल्टी ये इम्पोज हुई कि जनाब आपकी 6 माह तक प्रमोशन रोकी जाती है। अब 2 माह बाद जो प्रमोशन होनी थी, अब 6 माह गुजरेंगे। 6 माह गुजरने के बाद 2 माह यानी 8 माह बाद उसका जो है उसकी प्रमोशन होगी। अब जो चौथी माइनर पेनल्टी है, रिकवरी ऑफ द कंपनसेशन पेएबल टू द कंप्लेनेंट फॉर पे और एनी अदर सोर्स ऑफ द अक्यूज्ड, कि माइनर सी कंपनसेशन भी दी जा सकती है जो कि अक्यूज से की तनख्वाह से काटी जा सकती है, या उस अगर तनख्वाह से जो किसी और सोर्स से काट के तो वो कंप्लेनेंट को दी जाए। ये है माइनर पेनल्टीज चार जिसमें साबित हो कि इसने उस ग्रेविटी के साथ ये ऑफेंस नहीं किया, उस ग्रेविटी के साथ हैरेसमेंट नहीं की जो शिकायत कुनिंदा ने अपनी शिकायत में लिखी है।